गुड मॉर्निंग बच्चों, NRPS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक कुल 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमने पद्य भाग में सूरदास, फिर तुलसीदास, उसके बाद गद्य भाग में भारतेंदु हरिश्चंद्र और फिर ईदगाह कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद की संक्षिप्त जानकारी अर्जित कर चुके हैं। बच्चों, हम इन चारों चैप्टर्स के सभी प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने गृह कार्य में वो सभी काम कर लिया होगा जो आपको दिया गया था। साथ के साथ आप अध्ययन भी कर रहे होंगे और ये जितने प्रश्नोत्तर आपने कॉपी में लिखे हैं उन्हें याद भी कर रहे होंगे। बच्चों, हमने सेनापति का फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था। उसमें हमने सेनापति का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय प्राप्त किया था। हम सेनापति की संक्षिप्त जानकारी ले चुके थे। अब आज हम सेनापति का ऋतु वर्णन जो है उसे शुरू करने जा रहे हैं। अब बच्चों, ये ऋतु वर्णन क्या है? ये है ऋतु वर्णन, मतलब हमारी कविता जो है उसका शीर्षक है ऋतु वर्णन। बच्चों, ऋतु का मतलब होता है ऋतुएं। अब ये ऋतुएं कितनी होती हैं? बच्चों, ऋतुएं होती हैं 6। हमारे यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। अब यहाँ सेनापति ने कुल 4 ऋतुओं का सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, ऋतुएं जो होती हैं ऋतुएं 6 होती हैं। अब ऋतुएं जो हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो 6 ऋतुएं जो होती हैं उन 6 ऋतुओं के क्या नाम हैं वो देखिए। पहला नाम है वसंत, दूसरा नाम है ग्रीष्म, तीसरा नाम है वर्षा, चौथा नाम है शरद, पांचवा नाम है हेमंत और छठा नाम है शिशिर। अब बच्चों, ये 6 ऋतुएं जो होती हैं ये अपने हिंदी महीनों के हिसाब से चलती हैं। जैसे कि ये चलती है फागुन और चैत में, तो आपको हिंदी महीने पता होने चाहिए। ये फागुन और चैत्र के महीने में आती है। तो ये ऋतु, बसंत ऋतु जो है, जब होली का त्यौहार मनाया जाता है तो फागुन और चैत में आती है। ग्रीष्म आती है वैशाख और ज्येष्ठ। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ जाइए तो वर्षा ऋतु हुई आषाढ़ और श्रावण। उसी में जब आगे बढ़ते हैं तो श्रावण के बाद आता है भाद्रपद और आश्विन। उसके बाद आता है कार्तिक और मार्गशीर्ष। और फिर आता है पौष और माह। माह के बाद वापस वही फागुन आ जाता है और फिर चैत। तो इस तरह से आखिरी महीना, हिंदी महीनों का आखिरी महीना और प्रथम महीना जो होता है वो वसंत ऋतु होती है, जिसमें हम होली का त्यौहार, वसंत पंचमी, शिवरात्रि और फिर चैत के नवरात्रे ये सब आते हैं। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। अब बात करते हैं बच्चों कि हम पढ़ रहे हैं ऋतु वर्णन। तो सेनापति ने यहाँ जो पहला वर्णन किया है
वो पहला वर्णन ही वसंत ऋतु का किया है। तो बच्चों, हम कवि का सामान्य परिचय पहले ले चुके थे। अब हम शुरू करते हैं पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है, अर्थात सेनापति ने बड़े विस्तृत रूप से ऋतु वर्णन यहाँ पर किया है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों और उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता, इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नैनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आँखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को परिमार्जित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेरकर जब समुदाय ठिठुर रहे हैं, देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाए हुए है। अर्थात ऋतुओं का जो इतना सहज वर्णन सेनापति ने किया है, इतना प्रभावी वर्णन जो सेनापति ने किया है, वैसा वर्णन आज तक कभी किसी कवि ने नहीं किया है। मतलब केवल सोचिए बच्चों, एक रचना के आधार पर हम सेनापति को अपनी पुस्तकों में पढ़ रहे हैं। बच्चों, केवल एक रचना कवित्त रत्नाकर इनकी उपलब्ध है और उस रचनाओं से ही हम इन्हें पढ़ते जा रहे हैं। तो सोचिए कि इनकी कितनी सिद्ध हस्तता रही कि इन्होंने अपने एक ऋतु वर्णन के आधार पर अपने आप को कालजयी यानी अमर बना दिया। अब बच्चों शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ। तो बच्चों, जो पहली आपकी प्रथम 8 लाइनें हैं, ये 8 लाइन जो हैं ये ऋतु वर्णन में वसंत ऋतु की है। तो हम प्रथम 8 लाइन जो पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले वसंत ऋतु की पढ़ रहे हैं। कवि कहता है, वरन वरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। अर्थात तरह तरह के तरु यानी पेड़ों पर। अब वर्ण शब्द का अर्थ जो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, तो वर्ण वर्ण का अर्थ अलग अलग होता है। देखो बच्चों, आपको बताया था कि इन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। अब ये जो श्लेष अलंकार है, इसमें अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे अर्थ निकालें, फिर हम भावनात्मक रूप से अन्य अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ वर्ण वर्ण का मतलब है अलग अलग रंगों की। वरन वरन का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग या रंग बिरंगे, जिसे आप रंग बिरंगे भी कह सकते हो। विभिन्न रंगों के। फिर शब्द है तरु।
तरु का मतलब होता है बच्चों पेड़। तरु का मतलब है पेड़ या वृक्ष। फिर है उपवन यानी बागीचा, वन यानी जंगल। चतुरंग का मतलब है चतुरंगिणी। चतुरंगिणी चतुरंगिणी सेना यानी 4 अंगों वाली सेना। अंगों वाली सेना। अब 4 अंगों वाली सेना कौन सी होती है? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। तो बच्चों हम पहले जो शब्दार्थ हैं उन्हें लिख लेते हैं। जो शुरू की 8 पंक्तियां हैं उनमें कौन कौन से शब्दार्थ हैं? बंदी जिमी। जिमी का मतलब है, लहियतु का मतलब है सुशोभित। लहियतु यानी सुशोभित। बंदी का मतलब है यहाँ पर गुलाम या चारण कवि। अब यहाँ गुलाम से नहीं लेना है, जो चारण कवि होते थे। जब पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी बच्चों कि चारण कवि कौन होते थे। बिरद यानी यशोगान। बिरद यानी यशोगान। कोकिल यानी कोयल। कोकिल यानी कोयल। फिर शब्द है गुंजत यानी गुंजन करने वाला। मधुप यानी भंवरा। मधुप यानी भंवरा। फिर है गहियतु यानी ग्रहण करते हुए। गहियतु यानी ग्रहण करते हुए। फिर शब्द है पुहुपन यानी फूलों की। पुहुपन यानी पुष्पों की। पुहुपन यानी पुष्पों की। सुबास यानी अच्छी खुशबू। और सुगंध यानी वही फूलों की खुशबू से संबंधित। मांझ यानी मध्य में। मांझ यानी मध्य में। मध्य में।
सनई यानी व्याप्त, सने यानी व्याप्त होना, व्याप्त या फैली हुई। तो बच्चों, जो मुख्य शब्दार्थ थे वो आपको यहाँ लिखा दिए गए हैं। अब जिमी यानी जैसे, एक शब्द आया था जिमी, तो जिमी शब्द का मतलब होता है जैसे। तो बच्चों, अब यहाँ सेनापति कवि वसंत ऋतु का सुंदर चित्रण करते हुए कह रहे हैं। बच्चों, हमने पाठ परिचय में शुरू में ही पढ़ लिया था कि राजा जो होता है वो एकाकी गमन नहीं करता है। एकाकी यानी अकेले, राजा अकेले नहीं चलता है, उसके साथ हाथी, घोड़े, पैदल, रथ, ये सवारियां भी साथ में चलती हैं। तो यहाँ कवि ने वसंत ऋतु को एक राजा की भांति माना है। मतलब कवि का कहना है कि वसंत एक राजा है और राजा जिस प्रकार अकेला एकाकी गमन नहीं करता है, जब वो आता है तो उसके आगे पीछे हाथी घोड़े साथ साथ चलते हैं, पैदल सवारी चल रही होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में भी वसंत ऋतु रूपी राजा का प्रवेश हो चुका है। अर्थात वसंत ऋतु जो है वो एक राजा के समान है। जैसे एक राजा चतुरंगणी सेना के साथ गमन करता है, इधर उधर भ्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु भी चारों दिशाओं से सुंदर रूप धारण करके हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है। जैसे उसकी चतुरंगणी सेना होती है, तो यहाँ भाव लेना है कि वसंत ने भी चारों दिशाओं से सुंदरता के साथ हमारे देश में प्रवेश कर लिया है। बच्चों, अर्थ तो बहुत सीधा है, लेकिन भावार्थ को जितना हम लिखें उतना ही कम है। यही तो विशेषता है श्लेष की, कि वहाँ आप जितना अर्थ निकालेंगे उतना ही अर्थ निकलता चला जाएगा। तो यहाँ प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है कि जब वसंत ऋतु हमारे देश में प्रवेश करती है तो प्रकृति कितनी खुशनुमा हो जाती है। उस खुशनुमा प्रकृति की सुंदरता का चित्रण यहाँ वसंत ऋतु को राजा मानकर किया गया है। कवि कह रहा है कि वर्ण वर्ण तरु फूले उपवन वन, रंग बिरंगे पेड़ों पर फूल खिल गए हैं उपवन में और जंगलों में। अर्थात पेड़ कहाँ होते हैं? बागीचों में या फिर जंगलों में। उन बागीचों में और जंगलों में तरह तरह के पेड़ों पर तरह तरह के फूल विकसित हो गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चतुरंगणी सेना के साथ, अर्थात हाथी घोड़े रथ पैदल सवारियों के साथ में एक वसंत ऋतु रूपी राजा ने हमारे देश में प्रवेश कर लिया है। अर्थात कवि सेनापति ने यहाँ वसंत ऋतु को चतुरंगणी सेना के साथ आते हुए राजा के समान माना है। जैसे राजा एकाकी गमन नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार कवि का कहना है कि चतुरंगणी सेना के समान वसंत भी हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है। कहने का अर्थ है कि चारों दिशाओं से प्रकृति की सुंदरता फूट पड़ी है। अर्थात प्रकृति इतनी सुंदर हो गई है कि हर दिशा में, हर स्थान पर पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद है ये 2 लाइन आपको समझ में आ गई है। शब्दार्थ आपको लिखाई दिए गए हैं जो मुख्य थे। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है। अब बंदी क्या होता है बच्चों? बंदी वैसे तो कहते हैं गुलाम को, लेकिन यहाँ जो सेनापतियों ने बंदी शब्द के प्रयोग किए हैं, सेनापति और जो भी रीतिबद्ध कवि थे उन्होंने बंदी शब्द का प्रयोग किया है।
अब बच्चों बंदी क्यों किया उन्होंने प्रयोग में? क्योंकि ये सब राजा के आश्रय में होकर ही अपनी कविताओं की रचना किया करते थे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको बताया था कि जितने रीतिबद्ध कवि होते थे ये किसी राजा के आश्रय में ही लिखा करते थे, अर्थात ये उसकी प्रशंसा में कुछ लिखा करते थे। अब यहाँ कवि का कहना है कि जिस प्रकार से बंदी यानी राजा की प्रशंसा में चारण कवि, जिमी यानी जैसे, चारण कवि बोलत यानी बोलते हैं, जैसे कि राजा की प्रशंसा में चारण कवि, विरद यानी यशोगान में, जिस प्रकार से राजा के यशोगान में चारण कवि बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार वसंत ऋतु रूपी राजा की यशोगान में कोयल कूक रही है। जिस प्रकार से चारण कवि राजा की प्रशंसा में यशोगान करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कोयल है वो वसंत ऋतु रूपी राजा की प्रशंसा में यशोगान कर रही है। तो यहाँ कोयल को चारण कवि के रूप में देखा गया है। जैसे कोयल बच्चों आपने सुना होगा वसंत में कूकती रहती है, वैसे तो कोयल पक्षी है, हर समय बोलती है, वर्षा में भी बोलती है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से कहा गया है कि वसंत में कोयल का बोलने का अधिक महत्व माना जाता है। गुंजत मधुप गान गुन गह्यतु है, गुंजत यानी गुंजन करता रहता है, मधुप यानी भंवरा, गुण गान गह्यतु उस वसंत ऋतु रूपी राजा के गुणों को सुनता हुआ वो उसी के गुणों को गाता रहता है। अर्थात वसंत ऋतु रूपी जो राजा की सुंदरता प्रकृति में देखी है तो भंवरा उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि भंवरा उस वसंत ऋतु रूपी राजा के गुणों को ग्रहण करते हुए उन्हीं के गीतों को गाता रहता है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोही, प्रकृति में आस पास से जब वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है बच्चों तो हमारी प्रकृति इतनी सुंदर, मन भावन, मनोहर हो जाती है कि हर क्षेत्र से, हर स्थान विशेष से, हर जगह से आसपास से पुहपन यानी फूलों की, सुबास यानी अच्छी खुशबू, सोई यानी उसी प्रकार से आती है जैसे कि सोने की सुगंध माज सने रहियतु, जिस प्रकार से राजा के सोने के महलों में खुशबू व्याप्त रहती है। अब बच्चों यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, आपने यदि कभी फिल्मों में या कोई ऐसे टीवी सीरियल में कोई राजा महाराजाओं के दृश्य देखे होंगे, वैसे आज भी मार्केट में ऐसे पात्र रखे हुए मिलते हैं। बच्चों पहले इत्र वगैरह नहीं होते थे और पहले जैसे आज आप डीओ, परफ्यूम, रूम स्प्रे जो आप अपने घरों में कर देते हैं वो पहले नहीं होते थे। पहले राजाओं के महलों में खुशबू का माध्यम क्या होता था? आज भी आपने जो मिट्टी के कुम्हार बर्तन लिए बैठा रहता है उस पर यदि ध्यान दिया हो तो देखा होगा आपने कि उनके पास एक ऊंचा सा मिट्टी का एक स्टैंड होता है, उसमें ऊपर एक तगारी टाइप की गोल बनी होती है और लोगों ने उसे अपने घर का एक शो पीस बनाया हुआ है। उसमें लोग दीपावली के टाइम पर पानी के अंदर दिए डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं या फिर उसमें फूल डाल के छोड़ देते हैं तो वो खुशबू महकती रहती है। ओरिजिनल जो स्प्रे होता है जैसे वो खुशबू उसमें महसूस होती है। तो वो राजा के महलों में उस समय इस तरह के पात्र हुआ करते थे कि उन पात्रों में फूलों की खुशबू सदैव व्याप्त रहती थी, क्योंकि उस समय किसी प्रकार का रूम स्प्रे वगैरह नहीं हुआ करता था। तो यहाँ कवि ने उस वसंत ऋतु रूपी राजा की सुंदरता, उसकी सुंदर खुशबू का चित्रण किससे किया है कि जिस प्रकार सोने के महलों में सुगंध, मांझ यानी मध्य में, जिस प्रकार सोने के महलों में सुगंध व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार से ये संपूर्ण प्रकृति राजा के सोने के महल जैसी बन गई है और इस महल में उन्हीं आसपास से आने वाले सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू से ये प्रकृति सनई यानी व्याप्त हो गई है। ये प्रकृति कैसी हो गई है? सनई यानी व्याप्त हो गई है। सारे क्षेत्रों में हर जगह पर फूलों की खुशबू फैल गई है। इसलिए कवि का कहना है कि जिस प्रकार से सोने के महलों में खुशबू व्याप्त होती है,
ठीक उसी प्रकार से आस-पास से अर्थात हर जगह से फूलों की सुगंधित खुशबू आ रही है। अब बच्चों ये बात थोड़ी सी अटपटी ज़रूर है, लेकिन कवि ने जैसे कल्पना करके लिखा है, क्योंकि ये सभी दरबारी कवि थे, सेनापति भी रीतिबद्ध कवि थे, तो निश्चित किसी अब जानकारी तो पूर्ण उपलब्ध है नहीं, हम पाठ परिचय में पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं और ये बात निश्चित है कि जो जानकारी नहीं है हम उसे केवल अंदाजे के रूप में ही मानेंगे। लेकिन इस बात में 1% भी कुछ गलत नहीं है कि जितने भी रीतिबद्ध कवि होते थे ये किसी राजा के आश्रय में ही लिखा करते थे। तो यहाँ राजा के महल में जिस प्रकार से खुशबू सदैव व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु रूपी राजा के आगमन से हमारी इस धरती पर आसपास से फूलों की सुगंधित खुशबू आ रही है, अर्थात प्रकृति में हर जगह खुशबू ही खुशबू व्याप्त हो गई है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। सेनापति कवि कह रहे हैं कि ऐसा समाज जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है, अर्थात पलक नहीं झपका पाते, ऐसा लगता है टकटकी लगाकर प्रकृति की सुंदरता को निहारते रहें। ऐसे समाज की शोभा को, उस प्रकृति की सुंदरता के सुखों का आज हम क्या वर्णन करें, आवत वसंत ऋतुराज कहियतु है। सेनापति कवि कह रहे हैं कि देखिए ऋतुराज वसंत हमारे देश में आ चुके हैं। ऐसे ऋतुराज वसंत के हमारे देश में आने से हमारे देश की सुंदरता, उसके सुख सज्जा अर्थात उसकी सुंदरता, उसके सुखों का सामान जिस प्रकार से बढ़ गया है, हम अपने देश के सौभाग्य का सुंदर चित्रण नहीं कर सकते। अर्थात कवि का कहना है कि सेनापति कवि लिखते हैं कि हमारे देश में जिस सुंदर वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, उस ऋतुराज वसंत के आने से हमारे इस देश की, समाज की जो शोभा अर्थात सुंदरता बढ़ गई है, उसके सुखों का और उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। अब बच्चों यहाँ कवि ने वसंत ऋतु को एक राजा मानते हुए कुल मिलाकर उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। बच्चों पहला ही परिचय जो है वो एक तरह से एक राजा की सुंदरता यानी मंगलाचरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बच्चों ये मंगलाचरण क्या होता है? जब भी हम पहला पद लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो किसी की उपासना में करते हैं। उपासना यानी एक तरह से पूजा। तो वो यहाँ वसंत ऋतु रूपी राजा की पूजा उन्होंने की है, उसको एक राजा के समान शोभा दी है और कहा है कि जैसे राजा के आने से एक प्रजा में उत्साह बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु रूपी राजा के हमारे देश में प्रवेश करते ही प्रकृति की सुंदरता को देखकर सभी अपने आप में हर्ष उल्लास के साथ समय को व्यतीत करते हैं। कोयल जो है वो एक राजा की प्रशंसा जिस प्रकार से करती है, उसी प्रकार से वह वसंत ऋतु रूपी राजा की प्रशंसा करती है। तो बच्चों हमने आज केवल इसे एक बार पढ़ा है, अभी इसका दूसरा बार जो इसका अर्थ है उसे और स्पष्ट करके हम पढ़ेंगे, लेकिन इसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आपको गृह कार्य के रूप में जो इसके प्रश्न करने हैं वो प्रश्न नोट कीजिए जो पाठ्य पुस्तक के पीछे नहीं है। तो आपको पहला काम क्या करना है कि आपको इसकी व्याख्या करनी है। अब बच्चों व्याख्या के लिए मैं संक्षिप्त रूप से आपको सूरदास तुलसीदास में मैंने आपको कुछ विशेष बात बताई थी कि प्रसंग में क्या लिखना चाहिए, कि आपको सबसे पहले संदर्भ बताना है। संदर्भ क्या है? पहला पॉइंट व्याख्या में आएगा संदर्भ, फिर आएगा प्रसंग और फिर आएगा व्याख्या, और व्याख्या के बाद है विशेष। तो विशेष के लिए बच्चों आप कुछ एक्स्ट्रा में स्पेस छोड़कर ही रखना, क्योंकि विशेष बड़ा करना है, समझ के करना है। तो देखिए संदर्भ में क्या लिखना है आपको? सबसे पहले लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है। इसके रचयिता रीतिकालीन कवि सेनापति है। ये हुआ आपका संदर्भ कि उसका लिया कहाँ से गया है।
फिर आता है प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सेनापति ने वसंत ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण किया है। कवि का मानना है कि वसंत ऋतु एक राजा की भांति ही हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक प्रजा के राजा भ्रमण होने से प्रजा में उत्साह आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से वसंत के आगमन से हमारी पृथ्वी अत्यधिक प्रसन्न हो चुकी है। तो ये आपको प्रसंग लिखना है। फिर आपको इसकी व्याख्या जो आपको पढ़ाया गया है वो पूरी व्याख्या इसमें करनी है। अब बात आती है कि विशेष में क्या लिखना है। तो बच्चों ध्यान रखिए, मैंने आपको जो कवि परिचय में काव्य सौंदर्य लिखवाया था वो आपको विशेष में लिखना है। विशेष में क्या लिखना है, मुख्य बातें। पहला पॉइंट, कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। फिर आपको अलंकार बताने हैं। अलंकार कौन कौन से हैं? श्लेष अलंकार, अनुप्रास, उपमा अलंकारों का इस पद्यांश में प्रयोग किया गया है। फिर आपको लिखने हैं कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनको पॉइंट में लिखना है आपको। जैसे पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर आप इसमें लिखेंगे कि इसमें ओज गुण की प्रधानता है। उत्साह जहाँ होता है वहाँ ओज गुण होता है। तो चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि ओज गुण की प्रधानता है, क्योंकि राजा के उत्साह को प्रकट किया गया है। तो बच्चों इस तरह से आपको 4 पॉइंट विशेष में लिखने हैं। तो बच्चों आज का गृह कार्य आपको इस पद की व्याख्या करनी है। बच्चों बाकी का हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। धन्यवाद। एक